वेलकम यू एंड प्लीज आप सर अपना शुरू करें. ओवर टू यू सर. सर एक सेकंड. दिस सेशन विल बी बेस्ड ऑन जनरल डिस्कशन. सर कुछ अपने टिप्स देंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. उसके अलावा आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज रेज योर हैंड. आपके हैंड रेज कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं. देन सर विल आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू सर. प्लीज स्टार्ट. Okay. Thank you, sir, for introducing me. My name is Rinku Chauhan, and I am from Dhar. I have done my graduation from JSITS College, Indore. I did MTech from the same college in branch of structures. Right now, I'm a project engineer in Public Works Department, APD office, Indore. So, पहले तो जो आज का जो टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है. तो पहले मैं अपनी जर्नी बता दूं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, कैसे उनको ओवरकम किया है. तो एक स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से लेके मैं आपको एक पूरी अपनी जर्नी बता देता हूँ. हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट कर पाए. तो बेसिकली मैं धार से था. 1st to 12 मेरा हिंदी मीडियम था, ठीक है. उसके बाद फिर पीटी के थ्रू मुझे एडमिशन मिला JSITS कॉलेज में. अब जब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में मैं आया तो इंग्लिश का सिर्फ उतना नॉलेज था कि मुझे सिर्फ वंडर ऑफ साइंस का ऐसे याद होता था, क्योंकि उतना ही इंटरेक्शन रहता था इंग्लिश से अपना, जब आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो. बट फिर जब आप यहाँ पर आते हो, किसी बड़े कॉलेज में आते हो, आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हो. मैक्सिमम प्रॉब्लम तो इंग्लिश को लेके होती है. तो पहले सेमेस्टर में तो मुझे वही प्रॉब्लम्स आई थी कि मेरा मीडियम हिंदी था और वहां से जस्ट स्विच किया इंग्लिश मीडियम पे. तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब रिजल्ट आया मेरा, तो मेरे सारे सब्जेक्ट बैक थे. तो उस टाइम एक डिप्रेशन था कि एक तो मैं वैसा कभी हुआ नहीं कि मैं फेल हुआ हूँ या फिर कुछ भी. बट जैसे मैं एंटर किया अपने ग्रेजुएशन में, और फर्स्ट सेम में मेरे सारे सब्जेक्ट बैक थे. उसके बाद फिर फर्स्ट सेम के बाद जब सेकंड सेम में गया, तो फर्स्ट सेम के 5 सब्जेक्ट और सेकंड सेम के 5 सब्जेक्ट, अब टोटल थे 10 सब्जेक्ट. 10 सब्जेक्ट में से मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट निकाल पाया और 7 सब्जेक्ट फिर बैक हो गए, ठीक है. तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है आपके पास में, बट आपको उनको फेस करना है, ठीक है. अब एक रूल होता है सेमेस्टर बैक का. अगर आपके 6+1 से ज्यादा सब्जेक्ट रुक जाते हैं तो आपको एक सेमेस्टर बैक रहता है आपका. तो उस सेमेस्टर बैक में मैंने जो मेरी कमियां थी, जैसे इंग्लिश की प्रॉब्लम थी या फिर जो भी सब्जेक्ट को पढ़ने में दिक्कतें थी, तो उनको मैंने दूर करने के लिए सारी कोशिशें की. उस 6 मंथ बैक में मैंने अपनी इंग्लिश पे ध्यान दिया, सारे सब्जेक्ट्स जो बाकी थे उनको अच्छे से पढ़ा, और उस ड्यूरेशन में मैंने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए, ठीक है. तो स्टार्टिंग के जो 2 साल थे उसमें मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की. उसके बाद जब मैंने सेकेंड ईयर में जब आया, तब से आपको क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में तो आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. आपके जो मेन डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट होते हैं आपके सेकेंड ईयर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. तो अब 2 साल के एक्सपीरियंस में मुझे इतना तो पता चल गया था कि सब्जेक्ट कैसे क्वालिफाई करना है, तो वो एक इशू नहीं था. अब जब सेकेंड ईयर में मैं आया, 3rd सेमेस्टर में, तो मुझे ये तो पता था कि सब्जेक्ट कैसे निकालने हैं. बट आपको अब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं निकालने हैं, आपको अच्छे मार्क्स से निकालने हैं, ठीक है. उसके लिए फिर आपके पास में एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर पाओ, आपके डाउट्स क्लियर कर पाओ. क्या होता है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बहुत अलग होती है. स्कूल में आप अकेले पढ़ाई कर सकते हो, स्कूल में हो सकता है कि आपको किसी और की जरूरत ना पड़े. बट जब आप कॉलेज में होते हो, कॉलेज और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसमें ये है कि आपको सोशल होना पड़ता है, आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों से, आपके टीचर से, आपके प्रोफेसर से आपको डाउट्स पूछने पड़ते हैं, आपके दोस्तों के बीच में आपको बैठ के अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं. तो आपको थोड़ा सोशल होना पड़ेगा. उसके बाद जब सेकेंड ईयर में जब आओगे तो आपके सिविल के सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको. फिर उसके बाद जैसे जैसे अब मेरा फर्स्ट सेम में जो परसेंटेज था 55 था, सेकेंड सेम में परसेंटेज था 57 था. अब मुझे इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना था. 3rd सेम में मेरा 60% था, 4th सेम में 65 था. तो ऐसे करते करते मेरी जो फाइनल डिग्री थी वो 71% की बनी थी. तो जहां एक टाइम में सोच रहा था फर्स्ट ईयर के बाद में कि शायद मुझसे इंजीनियरिंग नहीं होगी, मैं यहीं पे क्विट करके वापस धार जाके BSc या MSc करता हूँ मैं. बट मैं वहीं पे लगा रहा कि ठीक है, चीजें अभी क्लियर नहीं होगी बट बाद में होगी, बट कभी ना कभी हो जाएगी अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा तो वो 71% की डिग्री इनफ थी मेरे लिए. उसके बाद फिर साथ ही जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया
गेट की फाइनल ईयर में गेट की एग्जाम दी, उसको क्वालिफाई किया। उसको क्वालिफाई करने के बाद में फिर मैंने एमटेक में एडमिशन लिया जीएसआईटीएस में। फिर वहां पर स्ट्रक्चर से मैंने एमटेक किया, साथ ही साथ में गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी भी करता गया। जैसे मेरा एमटेक खत्म हुआ, व्यापम की एग्जाम जो मैंने दी थी सब इंजीनियर की, उसमें मेरा इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिलेक्शन हुआ। वहां पर मैंने 1.5 साल तक ऐसे सब इंजीनियर वर्क किया है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ठीक है, अभी तो मैं सब इंजीनियर हूँ, बट यहाँ से भी कुछ बेटर कर सकता हूँ। फिर मैंने पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जॉब में रहते रहते। जब ड्यूटी टाइम में अपनी ड्यूटी की, और फिर जो भी खाली टाइम बचा वहां पर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मैंने साथ ही साथ में पीएससी की प्रिपरेशन की, और मेरा 2014 पीएससी में आरईएस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ। वहां पर करीब मैंने 1 साल तक जॉब किया। फिर उसके बाद में एमपीपीएससी 2016 में मेरे को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिला। उसके बाद मैंने वहां से स्विच करके पीडब्ल्यूडी ज्वाइन कर लिया, और अभी फिर मैं यहीं पे हूँ। तो ओवरऑल स्टोरी सुनाने का मेरा मेन एम यही है कि आप जब किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, बट ये है कि आपको उस प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना है। मैं अपने ग्रुप का सबसे लीस्ट इंटेलिजेंट लड़का हूँगा, बट मेरा ये था कि मैं हार्ड वर्कर था, और मैं कभी हार नहीं मानता था। आपको अपनी प्रैक्टिस करते रहना है, और आप एट लास्ट आपको चीजें अभी नहीं मिलेगी या बाद में मिल जाएगी, बट आप प्रैक्टिस करते रहोगे, लगे रहोगे, तो आपको वो मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक की बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, सो बाकी बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि ठीक है, फाइनल ईयर कर लें, उसके बाद मैं 1 साल ड्रॉप लेके दिल्ली जाके या फिर भोपाल जाके कहीं भी जाके किसी अच्छी कोचिंग में जाके प्रिपरेशन कर लेंगे, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आपको जो प्रिपरेशन करनी होगी, आप जिस भी ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, आपको अगर प्रिपेयर करना है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो आपको उसी वक्त से करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप जितना डिले करोगे, कंपटीशन उतना बढ़ता जाता है। अगर आप सोचते हो कि मैं इस साल नहीं एग्जाम क्लियर करूं, अगले साल कर लूं, आपको उतना दिक्कत आएगा बाद में, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि आप कहीं भी लेवल पे हो, आपको प्रिपरेशन करना है। तो मेरे को मेरे सारे स्टूडेंट से ये कहना है कि आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जैसे आप सेकंड ईयर में हो, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, जैसे आपके पर्टिकुलर एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कम से कम उन 5 सब्जेक्ट्स आप बाहर से स्टडी मटेरियल मंगवा लें। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके पास में चीजें हैं, आपको अपने डाउट्स इकट्ठे करें, आपके टीचर्स से पूछें, आपके प्रोफेसर से पूछें। ठीक है, तो आपको ये वेट नहीं करना है कि आपको फाइनल ईयर के बाद में आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, आपको उसी टाइम से प्रिपरेशन Rupesh sir, mute the participant except Rinku sir. Mute the participant and do not allow to unmute themselves. करें। हेलो, Yes sir, you can continue. Yes sir. ओके, सो मैं कह रहा था कि आपको उसी लेवल से आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, प्रॉपर एक ग्रुप बनाइए स्टूडेंट्स का, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है, उस ग्रुप में रहिए, आपस में डाउट्स सॉल्व कीजिए, नए नए क्वेश्चंस निकालिए, उनको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिसोर्सेज क्या क्या है अपने पास में। तो एक तो ये है कि आप जितनी ज्यादा बुक्स आप ला सकते हैं, जितनी ज्यादा बुक्स खरीद सकते हैं वो खरीद लें, आपको हर सब्जेक्ट की अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, और अगर बुक्स ना भी खरीद पाए तो एटलीस्ट आपकी लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, या आपको किसी भी एक बुक में पूरा पढ़ना नहीं होता है, आपको जितना उस बुक से पढ़ना है, आपके दोस्त से बुक ले लो, या फिर उसमें से जितना भी आपको कंटेंट चाहिए जेरोक्स करा के अपने पास रख लें। एक तो बुक्स होगी, लाइब्रेरी से आपके पास में,
उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मार्केट में काफी अच्छा मटेरियल रहता है, जैसे जितनी भी कोचिंग्स होती है, मेडिजी है या आईएएस मास्टर्स हैं, उनके आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे, आप वो ला सकते हैं, कोचिंग लगा भी सकते हैं, और कोचिंग अगर नहीं भी अब जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी प्रिपरेशन के लिए कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल मंगवा लिया था और उसके थ्रू मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। तो बस आप जो भी सब्जेक्ट्स आपके रनिंग में किसी सेमेस्टर में चल रहे हैं, आप उनको पढ़ो और उसके बाद में डाउट्स इकट्ठे करो, अपने प्रोफेसर से पूछो, अपने टीचर से पूछो, इंटरेस्ट क्रिएट करो कि जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट है, मोस्टली क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है और कुछ सब्जेक्ट आपके न्यूमेरिकल हैं, बट आपके हर सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे। आपको जैसे सोइल मैकेनिक्स या फाउंडेशन हो गया, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, आप उन प्रैक्टिकल्स को अच्छे से कर सकते हैं। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लें, वहां ना कर पाए तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, आपको यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, आप वहां से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। एनपीटीईएल के बहुत सारे लेक्चर्स रहते हैं, मैंने काफी हेल्प ली थी वहां से, एनपीटीईएल से मैंने काफी सब्जेक्ट्स वहीं से पढ़े थे। तो ये जरूरी नहीं कि आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो सेल्फ भी कर सकते हैं, ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप जिस भी ईयर में हो आप कर सकते हैं तैयारी। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास में कुछ जो एग्जाम्स होती है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, और कुछ एग्जाम जो होती है वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन होती है। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का अलग तरीका होता है और रिटन एग्जामिनेशन का अलग तरीका होता है। रिटन एग्जामिनेशन में आप जो सेमेस्टर में जिस टाइप से आप प्रिपेयर करते हो कि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली करना है, न्यूमेरिकली करना है, तो वो उस टाइप का पैटर्न रहता है रिटन एग्जामिनेशन में। और ऑब्जेक्टिव में ये रहता है कि आपके पास में 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से दोनों का टारगेट अलग अलग है, तो आपको उस तरह से दोनों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे जैसे ही आप डिग्री खत्म करते हैं तो आपके पास में गेट है एग्जाम देने के लिए, गेट के बाद में सेंट्रल में यूपीएससी है, यूपीएससी के बाद में आपके पास में एसएससी है, एसएससी के बाद में अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में आप जाना चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट में आपके पास में एमपीपीएससी है या व्यापम की एग्जाम है, या अगर दूसरे भी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम आप देते हैं तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस आपको उनको करते जाना है। आपको ये नहीं आपको वेट नहीं करना किसी भी चीज का, बस अपने रिसोर्सेज जुगाड़ो, अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे। फिर उसके बाद में ये है कि जैसे अपने आईएएस कोड होते हैं, आरसीसी का एक कोड है, एक कोड स्टील का होता है, कोड को बहुत अच्छे से पढ़े क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो प्रैक्टिकली डिमांड करता है, आपको चीजें उस तरह से देखना है, आपको सब चीजें यहाँ पर आंखों से दिखती है, आपको बीम, कॉलम, स्ट्रक्चर, लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तो आपको चीजें उस तरह से देखनी है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझसे। सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। सर, यूजुअली हमारे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, जॉब एंड प्रिपरेशन। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं सर एमटेक ज्वाइन कर लूं, उसके साथ प्रिपरेशन करता रहूं, या जॉब ज्वाइन करके प्रिपरेशन करता रहूं, या केवल प्रिपरेशन करूं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसके रिगार्डिंग सर कुछ बताएं, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को। देखिए, ऐसा है कि ये आपके ऊपर है कि आपको हायर स्टडीज करके आईआईटीज या एनआईटी से एमटेक करना है या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। आपको पहले एक टारगेट बनाना पड़ेगा, या तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आपके लिए एमटेक नेसेसरी है, और अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो वहां पर एमटेक की नेसेसिटी नहीं है, आपका वहां पर एमटेक ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सिर्फ उनको एक ग्रेजुएशन की 65% की डिग्री चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी प्रिपरेशन करनी, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है।
तो जैसे ये है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बच्चों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती है, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोचिंग करना है आपको, आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो। बस ये है कि आपके पास में एक अच्छा ग्रुप हो, स्टडी मटेरियल आप ला सकते हो। मार्केट में मेडिजी और इनका बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल रहता है, आप ला सकते हो उनको, आपस में डिस्कस कर सकते हो, अपने टीचर्स से हेल्प ले सकते हो, और अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हो, तो प्रिपेयर कर सकते हो उसको। तो बस ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। थैंक यू सर। एक मोहन सिंह सर का एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि सर इन सारे कामों को करते हुए डे वाइज या आवर वाइज टाइम डिवीजन कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए ऐसा है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप कॉलेज आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, तो जो भी आपके कॉलेज टाइम के अलावा जो टाइम बचता है आपके पास में, मेरे ख्याल से आप 3 घंटे या 4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं हर दिन प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम में आप ये सोचें कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। आप हर दिन 3 या 4 घंटे आप निकाल सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, आप उसमें से क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाने के बाद में देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछिए, आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। अगर आपने इंटरेस्ट बना लिया कि हाँ मुझे करना है, एक टारगेट बना लिया, तो आप इजीली उसको कर लोगे। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? इसके अलावा थोड़ा सा बच्चों को इन चीजों के बारे में भी सर बताइए कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग ट्रिक होती है। बच्चे को ये समझ नहीं पाता है, वो सारा सोचता है कि पूरे 8 सेमेस्टर में जो 40 सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका थ्रू आउट नॉलेज होना उसको जरूरी है, सारा कुछ पढ़ना जरूरी है। तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स स्टूडेंट्स को दे पाए अगर, कि किस तरह से कौन सी एग्जाम में वेटेज होता है, कैसे क्रैक करें और कैसी प्रिपरेशन करें। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि जितनी भी सारी जो मैंने एग्जाम्स बताई है, जैसे गेट की एग्जाम है, व्यापम की एग्जाम है, एमपीपीएससी की जो एग्जाम है, या फिर आईएएस या एसएससी, उसमें टेक्निकल जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। इसमें जो भी टेक्निकल सिलेबस में एग्जाम्स में क्या होता है कि बस लेवल का फर्क होता है। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं तो उसमें थोड़ा लेवल कम होता है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम दोगे उसमें लेवल ज्यादा होता है, वो उतना डिटेल में चीज पूछते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपको ये देखना है कि आप किस टाइम पे कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, वो एक अलग चीज है। अगर आप व्यापम या सब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो एक अलग प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अब व्यापम में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं, वहां पर आपके रिटर्न का कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर आप एसएससी या आईएएस की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पर रिटर्न एग्जामिनेशन भी होती है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास ये है कि आप एक तो ये कर सकते हो कि जैसे गेट के या फिर व्यापम के पुराने जो सॉल्व पेपर्स हैं उनको पहले लगा लें, ठीक है। आपको एक पता चल जाएगा कि इस एग्जाम की बाउंड्री ये है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक लेवल ये है, ठीक है। जैसे आपको मार्केट में आईएएस के भी पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, गेट के पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, एसएससी के भी सारे पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। तो आपको 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 खुद एनालिसिस करना है कि आपको कौन सी एग्जाम देना है और उसके लिए किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है आपको। और जैसे ये है कि एक तो टेक्निकल हो गया, ठीक है। बट आजकल क्या होता है कि एग्जाम्स में सिर्फ टेक्निकल नहीं पूछते हैं, टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल चीजें भी बहुत सारी होती है। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर एमपीजी के हो गया, या इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो टेक्निकल में तो आपको पता है कि बाउंड्री ये है, आप इतने टाइम में चीजें कर लोगे। बट जब आप नॉन जीके वाले सब्जेक्ट करते हैं तो उसमें वो जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, आप उसको पर्टिकुलर किसी टाइम में उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप उसके लिए ये है कि जीके के टेस्ट में रहे, एमपी जीके पढ़ते रहिए, आप जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। तो आपको नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। टेक्निकल तो खैर आप पढ़ ही रहे हैं 4 साल से, तो वो तो कोई इशू नहीं है, बट नॉन टेक भी के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे साथ में। थैंक यू सर।
बाकी लोग और कोई क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है हमारी फैकल्टी की तरफ से ही कि व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड? ओके, तो देखिए जैसे ऐसा है कि अभी जो भी कंडीशन है कोविड की, कोविड के बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज वापस से स्टार्ट होंगी, जो अपॉर्चुनिटी वापस से बाद में बढ़ेंगी। ठीक है, हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाए, बट आपको उस बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन है। आप ये नहीं सोच सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, आप इसको फोरकास्ट नहीं कर सकते, पर ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए, आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए। जब भी कोई एग्जाम होगी आपको उसके लिए रेडी रहना है। और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी या फिर खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी बहुत सारी, आप कर सकते हैं उनके लिए। क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा अफेक्ट आएगा, बट वो परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए वो रहेगा। उसके बाद में आप प्रिपेयर, उसके बाद में सारी चीजें वापस से ओपन होंगी, सारी अपॉर्चुनिटीज वापस से आएंगी, तो आपको उसके लिए नहीं डरना है। थैंक यू तो सर। बाकी जो अभी का जो टाइम है, अभी के टाइम को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि अभी आपको ना कॉलेज जाना है, या फिर पता नहीं, अभी शायद 3 या 4 महीने के लिए तो कॉलेज बंद रहेंगे, तो जो भी आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं वो करें। साथ में और भी जितनी चीजें आप ले सकते हैं, जितनी जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जितनी जितनी प्रॉपर्टीज अपनी खुद की आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप एक नया सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, आप एक नई कुछ सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, आप गूगल की हेल्प ले लें, आप यूट्यूब की हेल्प ले लें, तो सारी चीजें कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन आया सर हमारे स्टूडेंट चैतन्य यादव की तरफ से कि बीई कंप्लीट होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब चूज करना चाहिए या फिर एमटेक के बाद जॉब सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए एक्चुअली एमटेक का ऐसा है कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में आप जितनी प्रॉपर्टीज लेके निकलोगे यहाँ से, जितनी क्वालिफिकेशन लेके निकलोगे उतना बेटर है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो एमटेक मस्ट है। प्राइवेट सेक्टर में ये है कि आपको 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 एमटेक चाहिए। तो अगर आपका ये है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है तो एटलीस्ट एमटेक कर लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद में एमटेक करें, उसके बाद में फिर वहां जाइए। सर मैं संकेत सर। जी जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है रिंकू सर से कि सर जैसे आप अभी गवर्नमेंट एमपीपीडब्ल्यूडी में हैं, तो सर इन विभागों में आने वाले समय में 1-2 सालों में हमारे यहाँ एमपी में कुछ चांसेस हैं कि इसमें अच्छी कुछ क्वांटिटी में वैकेंसीज वगैरह निकले, कि जिससे हमारे थोड़े स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ वैकेंसी आने वाली है एमपी गवर्नमेंट में। अगर आपको थोड़ी जानकारी हो तो सर प्लीज। देखिए ऐसा है कि जैसे मैं एमपीपीडब्ल्यूडी में हूँ, मुझे यहाँ का पता है कि यहाँ पर तो सारी चीजें हैं, यहाँ पर स्कोप है, बहुत सारी वैकेंसी खाली भी है। और इस बार हमारे डिपार्टमेंट ने करीब 40 वैकेंसियां भी एमपीपीएससी को दी थी निकालने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो भी चल रहा है कोविड-19 उसके चलते वो निकल नहीं पाई। बट ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट में जितना स्टाफ चाहिए उससे आधा ही स्टाफ उनके पास में है, तो भी वैकेंसियां बहुत सारी आने वाली है। तो अब ये मत सोचिए कि वैकेंसियां निकलना बंद हो जाएगी या जो भी चीजें हैं, गवर्नमेंट के पास स्टाफ अभी भी बहुत कम है। जितना जितना काम है उससे आधा स्टाफ है गवर्नमेंट के पास में। वैकेंसियां कम निकलेंगी बट निकलेंगी जरूर, तो बस आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और आया है हमारे स्टूडेंट की तरफ से कि सर इंजीनियरिंग के बाद एमबीए कर सकते हैं क्या? क्या वो बेनिफिशियल है? देखिए बहुत सारे लोग करते भी हैं, इंजीनियरिंग के बाद में एमबीए करते भी हैं, बट उनका फिर उनका पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट होता है कि उनको मैनेजमेंट में जाना है, इसलिए वो एमबीए करते हैं। ठीक है, वो करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि उनको मैनेजमेंट पार्ट में जाना है, तो इंजीनियरिंग के बाद में केट वगैरह देख के वो निकमार से एमबीए करते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, वो अच्छा ऑप्शन है। और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जी मतलब मैंने तो जैसे मैंने भी बीटेक किया, देन उसके बाद मैंने जॉब के लिए सर्च किया, देन मुझे लगा कि नहीं हायर स्टडी करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से, तो मैंने एमटेक भी कर लिया। अब उसके बाद उन बिटवीन मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी एज अ टीचिंग प्रोफेशन। तो कई लोग ऐसा करते हैं और कर भी रहे हैं। तो अब उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे मैंने अपना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद मेरे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई प्राइवेट सेक्टर से आई, जो भी आई, उसमें काफी डाउनफॉल था। मतलब मुझे जो इन हैंड सैलरी पहले मिल रही थी और मैं जब न्यू एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री ज्वाइन करने गया तो मुझे सैलरी इशू बहुत कम था। तो ये ऐसा मैंने कहीं बहुत सारा ऑब्जर्व किया है कि ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो आपके हिसाब से क्या डिसीजन होना चाहिए या क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि अभी आज के टाइम में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये कि अगर आप जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, फिर आप ये सोचिए कि मैं 2 या 3 साल में जॉब कर लूं, उसके बाद मैं एमटेक करूं, तो वो सही नहीं है। आपको एक कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। आप जैसे अपना आपका ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, आपको उसी के बाद आपको आपका एमटेक कर लें और उसके बाद ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है। देखिए प्राइवेट सेक्टर तो आपके पास हमेशा ओपन रहेगा, बट मेरा ये मानना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एक बार ट्राई कर लें, एमटेक के साथ साथ में अपने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कर लें। और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का है कि आपको एमटेक वहां पर नेसेसरी है। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आपको एमटेक करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। If anybody wants to ask some questions, please raise your hand. There is an option for raising hand. जो भी हैंड राइज करेगा उसका जो है वो मैं अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। सर हमारे यहाँ के एक प्रोफेसर है सेज यूनिवर्सिटी के लिए, उन्होंने लिखा कि आप कोई गेट प्रिपरेशन के लिए कुछ प्लानिंग बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, देखिए गेट के लिए ये है कि आपको गेट देना है 1 ईयर में, ओके। तो आप कर सकते हैं, आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपको प्रिपरेशन उसी टाइम से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और गेट का ये है कि गेट का पेपर है आपका 3 घंटे का, वहां पर आपको करीब 100 क्वेश्चन करने हैं। तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। 60 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, और बाकी का आपका फिर मैथ्स और रीजनिंग रहता है। तो आप ये कर सकते हैं गेट के लिए कि गेट के जो सबसे पहले अगर आपको तैयारी करनी है तो गेट के जितने भी 20 साल के जो पुराने टेस्ट पेपर्स हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप सबसे पहले गेट क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, उनको लॉजिक वाइज समझ लें, सारे क्वेश्चंस लगा लें, कोई डाउट हो तो किसी से पूछ लें। बट सबसे पहले अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करना है तो पहले वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जो 20 साल के पेपर्स हैं, अगर आप 20 साल के पेपर्स अच्छे से लगा लें लॉजिक वाइज, तो कुछ सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, बट लॉजिक आपका रिपीट हो सकता है। आपके वही क्वेश्चन आते हैं आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके वही क्वेश्चन आपके गेट में एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने पुराने 20 साल के पेपर लगा लिए हैं तो मेरे को लगता है कि 50 नंबर तक का तो आपने उसी टाइम कवर कर लिया। फिर उसके आगे अगर आपको करना है तो फिर आपको और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या फिर और बुक्स के क्वेश्चन कर लें और आपके और ईएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लें और बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें आप। बट पहले ये है कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो पहले 20 साल के जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो कर लें। एटलीस्ट उससे क्या होगा कि आपको लेवल का मालूम पड़ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार लेवल मालूम पड़ गया, एक बार बाउंड्री डिसाइड हो गई कि हाँ मुझे इस लेवल से इतना इतना पढ़ना है और ये क्वेश्चन टाइप के आते हैं, आप वो लगा लें पहले। उसके बाद में बाकी अपनी रेफरेंस जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन कर लें, वो काफी हो जाएगा। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है हमारे स्टूडेंट की तरफ से कि सर प्राइवेट सेक्टर में 2 इयर्स का एमटेक को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा या 2 इयर्स के फील्ड एक्सपीरियंस को? देखिए प्राइवेट सेक्टर का ऐसा है कि वहां पर डिग्री की भी वैल्यू है और एक्सपीरियंस की भी वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से तो आप अगर आपके पास में सिर्फ ऑप्शन है कि 2 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एमटेक, तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट होगा। बट मेरा ये मानना है कि पहले आप एमटेक भी कर लीजिए और एमटेक के साथ साथ में भी आप प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, तो और उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन?
जी नितेश सर कुछ पूछना चाह रहे थे। रिंकू सर, हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आप बच्चों को कुछ पीएसयूज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। सो पीएसयूज जो बड़े बड़े पीएसयूज होते हैं, जैसे एचपीसीएल है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है या कोल इंडिया है, ये जितने भी पीएसयूज है ये आपका रिक्रूटमेंट करते हैं गेट से, ठीक है। तो अगर आपको पीएसयूज में जाना है, एक्चुअली पीएसयू जो कंपनियां आती है वो एनआईटीज और आईआईटीज में आती है प्लेसमेंट के लिए, बट स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में वो कंपनी कभी नहीं आती है। तो अगर आपका ये टारगेट है कि आपको पीएसयूज में जाना है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है गेट। अगर गेट में आपकी अच्छी रैंक है, आपकी इवन अगर आपकी रैंक 200 के अंदर है, तो आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर टारगेट है पीएसयू की सैलरी बहुत अच्छी होती है, वर्किंग कल्चर भी वहाँ का अच्छा है, ठीक है। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता नहीं है वहाँ पर, वर्किंग आवर्स होते हैं, उन्हीं वर्किंग आवर्स में आपको काम करना है। तो काफी अच्छा माहौल है वहाँ का। मेरा खुद का एक ब्रदर है छोटा, जो आईओसीएल में है, ठीक है। तो बट उसका जो प्लेसमेंट हुआ था वो एनआईटी कॉलेज से हुआ था, बट अपने स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में वो कंपनी नहीं आती है। तो अगर आपको वहां पर जाना है तो आपको गेट में फोकस करना पड़ेगा, और गेट के लिए यही है कि पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस करो, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं वो करो, यूट्यूब की हेल्प ले लो, आपको सारा सिलेबस आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आपके अगर वहां पर कुछ डाउट आते तो अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से डिस्कस कर लें, चीजों को प्रैक्टिकली समझें। चीजों को रटने के अलावा अगर आप उसको प्रैक्टिकली या लॉजिक वाइज समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको। तो मेरा यही है कि आप गेट की अगर पीएसयू अगर आपका टारगेट है तो गेट को अच्छे से करना पड़ेगा आपको। सर एक क्वेश्चन और आया हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर इन विच सेक्टर द करियर अपॉर्चुनिटीज ग्रेटर इन फ्यूचर। मतलब आजकल क्योंकि एक सिविल इंजीनियर के पास एक अच्छा ऑप्शन होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, सेकंड होता है वो किसी प्राइवेट सेक्टर में या तो जॉब कर ले या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपको क्या लगता है कि आगे या इन फ्यूचर अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या बेस्ट है और क्या चीज है? देखिए ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, बट कभी न कभी वो ग्रो करेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर अपनी जगह पे है। गवर्नमेंट सेक्टर के अपने प्रोस एंड कॉन्स है, और प्राइवेट सेक्टर के अपने वो है। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस सेक्टर में जाना है, ठीक है। पहले या आप गवर्नमेंट सेक्टर में किसी के अंडर काम कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में आप इतना क्रिएटिव है कि आपको प्राइवेट सेक्टर सूट करता है, तो वो ठीक है। बट पहले अपने आप से डिसाइड कीजिए कि आपको जाना किस सेक्टर में है। अगर आपको लगता है कि मैं क्रिएटिव हूँ या फिर मैं कुछ नया कर सकता हूँ, तो आप प्राइवेट सेक्टर को चूज करें। और आपको लगता है कि ठीक है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या एक सिक्योरिटी जॉब में, तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। देखिए ऐसा है कि मतलब स्कोप दोनों में है, प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ही स्कोप है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतना ही स्कोप है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ओके सर, थैंक यू सर। सर कुछ टिप्स हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूजुअली सबका सोचना होता है कि या तो फाइनल ईयर या फिर आफ्टर पासिंग आउट प्रिपरेशन करेंगे, शुरू करेंगे। तो अगर आप कुछ टिप्स दे पाए कि अभी से वो थोड़ा थोड़ा करके किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि बाद में उनको प्रॉब्लम ना आए। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के हैं, उनको प्रिपरेशन उसी टाइम के साथ में स्टार्ट करनी। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो जो सेकंड ईयर में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ के एटलीस्ट जो सब्जेक्ट आपके रनिंग में चल रहे हैं, जैसे जो भी आपके रनिंग में उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट जो आपके रनिंग में चल रहे होंगे, आप उनको अच्छे से बुक्स से पढ़ें, ठीक है। उनके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो रिटर्न के क्वेश्चन हैं या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप सिर्फ उसी को लगाइए, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि जैसे आपके थर्ड सेम में जो 5 सब्जेक्ट हैं, आपके 5 सब्जेक्ट उस टाइम क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ सेम के जो अलग 5 सब्जेक्ट होंगे वो 5 सब्जेक्ट आपके तब क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा करते करते आप अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो और साथ साथ में उसी के हिसाब से आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें साथ साथ में करनी पड़ेगी, आपकी कॉम्पिटिशन की तैयारी और आपका कॉलेज, आपको दोनों साथ साथ में करना है। तो अगर आप वेट करेंगे कि आप
फाइनल ईयर के बाद में तैयारी करें, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि तब तक कंपटीशन उतना बढ़ जाएगा। तो आपको एटलीस्ट आपके पास में फाइनल ईयर तक का टाइम है अपने डाउट्स क्लियर करने का, अपने रास्ते क्लियर करने का। तो तब तक आप कोशिश करें कि सारी जो बैरियर्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी सब चीजें हैं, आप फाइनल ईयर तक आते आते वो सारे क्लियर कर लें, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करें, अगर किसी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, ठीक है, आप उसके अगले साल फिर डेफिनेटली सक्सेस होंगे। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और मैं मतलब स्टूडेंट के क्लैरिफिकेशन के लिए भी पूछना चाह रहा था कि ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है कि मुझे भी इस एकेडमिक्स में 4.5-5 साल से ऊपर हो गया है कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आते आते स्टूडेंट्स कॉलेज आना बंद कर देते हैं और वो मतलब हमको बोलते हैं कि हम लोग सर कोचिंग क्लास जा रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके एवज में वो अपने ग्रेजुएशन को उतनी तवज्जो नहीं देते या उस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो क्या ये सही है या उसको कैसे बच्चे मैनेज करना चाहिए? ये देखिए, ये तो गलत है। कोई भी अगर वो ये एक्सक्यूज देते हैं कि उनकी कोचिंग क्लासेस हैं या जो भी हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कोचिंग क्लास होगी जो कि आपके कॉलेज टाइमिंग के टाइम लगती है, ठीक है। आपको कोचिंग करना है, वो आपका मैटर है, आप कर सकते हैं, बट आपको कॉलेज मिस नहीं करना है। मैंने अपने पूरे टाइम में कभी बहुत कम कॉलेज मिस किया है। मैंने 80 to 90% मेरी अटेंडेंस रही है। आपको कॉलेज में आप आओगे, आप प्रैक्टिकली वहां पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, वहां पर स्टूडेंट से इंटरेक्शन करोगे, वहां पर आपको प्रैक्टिकल करने को एक्चुअली मिलेगा वहां पर, ठीक है। वहां पर आप प्रोफेसर और अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो, वो आप कोचिंग में नहीं कर सकते हो। कोचिंग में एक भीड़ है, ठीक है। तो आपको ठीक है, आपको कोचिंग करना है करो, बट आपको कॉलेज रेगुलर आना पड़ेगा। वहां पर एक आपको पर्टिकुलर एक माहौल मिलेगा, वहां पर बाकी स्टूडेंट्स रहेंगे, प्रैक्टिकली चीजें वहां होंगी, तो एक इन्वायरमेंट मिलेगा चीजों का। तो आपको कॉलेज मिस नहीं करना है, कॉलेज आपको जाना है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर किसी डे पढ़ाई नहीं हो रही तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं, बट ये गलत है कि आप कोचिंग की कॉस्ट पे आप कॉलेज को मिस कर रहे हैं। आपको दोनों करना है, दोनों कर सकते हैं, बट आपको कॉलेज तो करना ही है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था सर, कि जैसे कि आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए, उसके बाद में आपने जैसे कि प्रैक्टिकल्स वगैरह जो अपने समय में पढ़े होंगे, तो उनका इम्पोर्टेंस है फील्ड में ज्वाइन करने के बाद में, वो प्रैक्टिकल काम में आते हैं? ये हमारे बच्चों को अगर पता लगे तो मे भी उनके लिए अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल वो एग्जैक्ट वैसे ही काम में आते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल उस टाइम अच्छे से परफॉर्म किए होंगे तो आपको वो यहाँ पर भी काफी हेल्प करेगा। मैं रोड्स डिपार्टमेंट में था, वहां पर जब विलेज रोड बनती है, अब वहां पर हाईवे मटेरियल है, सारे टेस्टिंग आपको करानी पड़ती है। आपके पास वहां पर सीबीआर का टेस्ट आपको कराना पड़ता है, सीम एनालिसिस करना पड़ता है वहां पर। मटेरियल के जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन की जो मटेरियल है, एग्रीगेट्स हैं, सबका आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकली आपको, अगर आप फील्ड पे हो तो आपको बहुत यूजफुल है वो सब चीजें, तो आपको प्रैक्टिकल्स तो बहुत अच्छे से करना है। और ये है, मैंने जो नोटिस किया है अपने टाइम पे, कि अगर आपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से परफॉर्म, आपको पता है कि किस प्रैक्टिकल का क्या सिग्निफिकेंस है और उसको कैसे करना है, तो आप उसके न्यूमेरिकल बना सकते हो। अगर आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे प्रैक्टिकल पता है आपको, कि कौन सा प्रैक्टिकल, चाहे वो एनवायरमेंट का हो, सॉइल का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का है, अगर आपको उन प्रैक्टिकल्स के सिग्निफिकेंस पता है तो आप उनकी थ्योरी आपको पता होगी, उनके आप न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग है वो है इस तरह का कि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ही आप सक्सेस कर पाओगे। तो मेरा तो ये है कि आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से साउंड होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली और टेक्निकली दोनों साउंड होना पड़ेगा। सर हमारे एचओडी सर श्रेयांश जैन सर का एक क्वेश्चन है कि माइनर मेजर प्रोजेक्ट का जॉब अपॉर्चुनिटी से क्या रिलेशन है? देखिए, माइनर मेजर प्रोजेक्ट का ये है कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो जहां पर इंटरव्यू होता है, जैसे मेरा पीएससी में जो इंटरव्यू था वो स्टार्ट ही होता है कि आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या है और आपकी एमटेक में आपने थीसिस क्या की थी। तो वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या रहा है, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो बहुत आप सिर्फ बुकिस पढ़ते हो, बट आपको एक्चुअल अगर प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए तो आपको मेजर प्रोजेक्ट को अच्छे से करना पड़ेगा। और वही अगर आपका मेजर प्रोजेक्ट अच्छा है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं एमटेक में। एमटेक में आप वो टॉपिक ले सकते हो, और अगर आपको पीएचडी करना है तो उसी टॉपिक को आप आगे भी कर सकते हो। तो बहुत सिग्निफिकेंस है इसका कि आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या है और आपकी थीसिस क्या रही है।
क्योंकि जो भी अगर आप कभी भी इंटरव्यू दोगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है या आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपके मेजर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको वो बहुत सीरियसली से करना है। सर एक हमारा स्टूडेंट है सिविल सेकेंड ईयर के, अंकित राठौर। उनका क्वेश्चन है कि सर गेट प्रिपरेशन के लिए बुक से स्टडी करें या कोचिंग सेंटर के नोट्स से? देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स यूज कर सकते हैं, बुक्स भी यूज कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आप खुद नोट्स बनाएं, आप खुद चीजों को पढ़ो, आप उसके प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, क्योंकि जिससे कोचिंग सेंटर के नोट्स अलग चीज है, बुक्स अलग अलग है, बट आपको चीजें अपने हिसाब से याद करनी है, आपको अपना रिवीजन खुद करना है। कोचिंग क्लासेस वाले कभी आपको रिवीजन नहीं करवाएंगे, रिवीजन आपको खुद करना पड़ेगा। मेरे पास, मैंने भले मेडिसी से प्रिपरेशन की है, बट मेरे खुद के नोट्स मेरे पास होते थे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद चीजों को किस तरह से याद रख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप चीजों को अपने से करें, आप अपने नोट्स खुद बनाएं, चाहे शॉर्ट में बनाएं या जैसा भी आपको तरीका लगे, आप वैसे करें। और मेरा ये है कि आप फॉर्मूलेस को याद करने या घुटने से बेटर है कि आप उसको टेक्निकली समझें कि वो फॉर्मूला आया क्यों है, किस तरह से आया है, उसका डेरिवेशन कैसा है। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट से, सावन ब्राह्मणे, ये कि सर तो मेरा ये है कि आप उसको रटो मत फॉर्मूले को, आप कोशिश करो कि वो आपको सारे फॉर्मूलेस के डेरिवेशन पता होने चाहिए। अब फॉर्मूलेस तो सिविल इंजीनियरिंग में इतने हैं कि एक पूरी हैंडबुक आती है फॉर्मूलेस की, मेडिसी की, ठीक है, उसमें पूरे फॉर्मूले से फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, इतने फॉर्मूलेस आप याद नहीं कर सकते हो, तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस लेवल से आया है और कहाँ से उठ के आया है। उसके लिए बुक्स बेटर ऑप्शन है। और आप तैयारी करो, साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको, जैसे कल एग्जाम है, आपको एक दिन में पूरा रिवाइज करना है, तो आपके पास में एक शॉर्ट ब्रीफिंग होनी चाहिए पूरी सब्जेक्ट की। जैसे जैसे मैंने एमपीपीएस में जब तैयारी की थी, तो ठीक है, आपके करीब 10 सब्जेक्ट है एमपीपीएस में, तो मेरे 10 सब्जेक्ट की ब्रीफिंग है मेरे पास में, मेरे अलग अलग जो पर्टिकुलर जिसमें डाउट है उसके मेरे कुछ अलग नोट्स बने हुए हैं, चीजों को मेरे को किस तरह से याद रखना है उनको, वो मेरे पास में है। तो उससे क्या होता है कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी होता है, और आपको कंपटीशन में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंस लगता है, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तो आप खुद के नोट्स बनाएं। थैंक यू सर। संकेत सर। जी मैम पूछिए आप क्वेश्चन। सर गुड आफ्टरनून, आई एम सुप्रिया त्रिपाठी फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर हमारे यहाँ जो डिप्लोमा के बच्चे हैं सर, आप उनके लिए कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं क्या? बच्चे जैसे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि हम बीटेक करें या नहीं करें, या डिप्लोमा के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है उनके पास। ओके, तो देखिए, डिप्लोमा अगर उन्होंने किया है तो मेरे हिसाब से तो डिप्लोमा के बाद में डिग्री कर लें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल तो ये होता है कि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन के बाद में लोग क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। जैसे अगर आपके पास में बी है, उनको स्क्रूटनी करना है, वो बोल देंगे एमटेक वाले हैं सिर्फ वो अप्लाई करें, ठीक है। तो ये है कि कंपटीशन का जो लेवल है वो ये है कि आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन होगी उतना बेहतर है, तो सिर्फ आप डिप्लोमा में ना रह जाएं, अब डिप्लोमा करने के बाद में एटलीस्ट डिग्री कर लें, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे एमपीपीएससी है, एसएससी है, आईएएस है, उसमें वो डिप्लोमा को अलाउ नहीं करते हैं, उनको डिग्री चाहिए उसके लिए, तो एटलीस्ट वो डिप्लोमा कर लें, बट डिप्लोमा के बाद में डिग्री कर लें। अगर वो डिग्री कर लेंगे तो उनके पास जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा, जहां पर वो सिर्फ 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं, डिग्री करने के बाद में उनके पास में 10 ऐसे और ऑप्शन आ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको डिग्री तो एटलीस्ट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है कि सर सावन ब्राह्मणी करके हमारे स्टूडेंट है कि सर एमपीपीएससी एई के लिए इस साल एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, न्यू पैटर्न जो कि गेट जैसा है, तो गेट या एमपीपीएससी के प्रीवियस पेपर बेनिफिशियल है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि एमपीपीएससी का जो पैटर्न था वो पहले ये था कि पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होती थी, प्री होता था, जिसमें कि वो ऑब्जेक्टिव लेते थे, उसके बाद में जब आप प्री को क्वालिफाई करते हो तो फिर आपके पास में मेंस होता था, फिर मेंस के बाद में फिर वो इंटरव्यू था। तो पहले जो 3 स्टेजेस में होता था पीएससी में, अब वो सिर्फ 2 स्टेजेस में रह गया है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अब अभी जो है उसमें ऑब्जेक्टिव है और इंटरव्यू है,
ठीक है। उन्होंने एक स्टेज हटा दी, जो रिटर्न एग्जामिनेशन जो स्टेज थी उन्होंने हटा दी है। आपके पास सिर्फ 2 स्टेज हैं, एक है ऑब्जेक्टिव एग्जाम और एक है आपका इंटरव्यू। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो एमपीपीएससी के जो 2-3 सालों के पुराने जो पेपर्स हैं आप उनको लगा सकते हैं, ठीक है। अब एमपीपीएससी का जो लेवल है वो गेट से कम होता है, और जिससे आपने ऐसा सुना होगा कि जिससे जो आईएएस के अपने क्वेश्चन देखे होंगे, आईएएस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं, और गेट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मोस्टली न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। एमपीपीएससी इन दोनों के बीच में लाई करता है। उसमें आधे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और आधा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। तो अगर आपको एमपीपीएससी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है तो मेरा ये है कि आप आईएएस के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, जो पुराने 20 साल के जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 है वो दोनों पहले कर लें आप, ठीक है। उसके बाद में वो 20 साल के क्वेश्चन लगाने के बाद में आप गेट के भी 20 साल के क्वेश्चन लगा लें, ये 2 चीजें हो जाएंगी। उसके बाद में आप पुराने जो प्री वाले जो पेपर्स रहे हैं वो लगा लें, ये 3 चीजें और थोड़ी सी और तैयारी इनफ हो जाएगी। और उसके अलावा ये तो सिर्फ टेक्निकल हो गया, बाकी फिर अभी जो एमपीपीएससी का जो है उसमें आपका एमपी जीके है, इंडिया जीके है, तो वो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, अरिहंत की बुक है या फिर किसी भी बुक से आपको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। अतुल सर। जी सर। So thank you very much, Rinku sir, for your informative suggestions and valuable guidance. Thank you all participants for joining us. Or hope in future we will also take advantage of expertise of Rinku sir, and we will try to visit the construction site of sir also. So thank you very much sir for your guidance. ओके। और किसी को अगर फ्यूचर में अगर कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो संजय सर से कांटेक्ट कर लें, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। आप लोग संजय लिम्बोदिया सर के थ्रू सर से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, जिसको गाइडेंस चाहिए सर विल ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू। श्रेयांश सर। यस सर। यस सर। सर आप कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। जी सर। सर आज के वेबिनार का सबसे अच्छा पार्ट ये लगा मुझे कि सर ने अपनी पूरी जर्नी पहले सुना दी कि मैं कहाँ से चला था और कहाँ पहुंचा हूँ। मतलब वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी स्पीकर के लिए कि उन्होंने अपने फेलियर से सक्सेस तक की सारी स्टोरी सुनाई, कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने किस प्रकार से फेस करी। ये उनका बहुत मतलब एक अच्छा पार्ट था उनकी लाइफ का, तो उन्होंने उसको दिया है और आज की तारीख एंजॉय। मैं सभी बच्चों से ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ उनका ये ना देखे कि यार वो फर्स्ट ईयर में सर फेल हो गए थे, सेकंड ईयर में उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब उनके परसेंटेज बहुत कम थे। वो तो उनका वो था कि ठीक है उनके 55% थे तो आज वो जाकर के एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर बने हैं। तो अगर आपके अगर 60-70% हैं तो ये मत सोचो कि यार मैं तो उनसे बहुत अच्छा हूँ, नहीं, अभी आपको उनसे अच्छा प्रूव करना है। अगर वो एसडीओ बने हैं तो आप आईएएस क्लियर करके आप कोई मतलब ग्रेड 2 या ग्रेड 1 का आप इंजीनियरिंग पोस्ट आपको मिल सकती है। आप ऐसा सोचिए इसके बारे में। सर ने जो अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको शो किया है वही गाइडलाइंस आपको हर जगह हमेशा लगेंगी। हमेशा हमें अपने ही नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल सही बात सर ने बताई कि एकदम क्योंकि हम जब अपने हाथ से अपनी अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी वैल्यू ही अलग होती है। और सर ने जो इतना अच्छा गाइडेंस सभी को दिया है कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, जैसे किसी ने पूछा था उसमें कि बुक्स को देखें या नोट्स को देखें, तो सर ने दोनों को नकार नहीं दिया, दोनों की हेल्प लेने का बोला है। बट तीसरा उन्होंने दिया है ऑप्शन उसके अंदर, और जो कि वही ऑप्शन होना चाहिए कायदे से कि हमारे अपने खुद के नोट्स हों, हमारे अपने खुद के नोट्स रहेंगे, हमारे अपने हाथ के लिखे हुए रहेंगे, तो हमारा हाथ, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी आंखें उन सारी चीज़ों को पहचानती रहेंगी और वो जिंदगी भर हमेशा हमारे याद रहेंगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को समझाया है। मेजर माइनर प्रोजेक्ट को चूज करते वक्त बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी आपने अच्छे तरीके से
सकता है कि भाई आगे चल करके आपको जिस फील्ड में जाना है या जिसमें आपको आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आगे चल करके वही आपका जो प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन सबसे पहले उन्हीं चीज के बारे में पूछा जाता है। बिकॉज आपने जो पूरी थ्योरी पढ़ी है उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट आपका एक ही चीज, वही अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करना चाहिए, अच्छे तरीके से आपको उसको पूरा करना चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ के जो पहला जॉब रहेगा आई थिंक उसके लिए आपका प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा बेस बन के आता है। रिंकू सर शायद इसमें एग्री करेंगे मेरे साथ में। रिंकू सर, जी रिंकू सर। अच्छा जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने बताया ना कि प्रोजेक्ट के बारे में जी, तो मेरे ख्याल से लाइफ का जो पहला जॉब होता है उसमें आपका मेजर प्रोजेक्ट की बहुत बड़ा योगदान होता है। जी वही बच्चों को बता रहा था कि आपने मतलब जो बताया इसके बारे में, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। संकेत सर, प्लीज सर आगे कमान Yes, sir. संभालें आप। और जी, सर जी, कोशिश कीजिएगा सर कि सर को हम फिर से कभी और भी मतलब सर को बुलाएं और सर का गाइडेंस और भी लें हम। श्योर जी सर। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। जी सर। Thank you all the participants from the Sage University, all the students, all the faculty members, and from outside also. Thank you everyone for attending this webinar. In future, we are also planning for the as such more useful webinars for our students and others. So please be part of our sessions. Thank you.